स्वागत है आपका। नए वर्ष की यह पहली लाइव क्लास है बेटा। सभी मित्रों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस संकल्प के साथ इस वर्ष को प्रारंभ करिए कि जो भी सपने आपने देखा है एक परीक्षार्थी के रूप में, उसे हर हाल में इस वर्ष में पूरा करेंगे। वर्ष सामान्य दिन जैसे बाकी दिन होते हैं वैसे ये भी दिन है, बस ये है कि एक कॉन्फिडेंस और एक कमिटमेंट फिर से बेटा दिखाना है और कर दिखाना है। यानी जो भी हम लोगों के सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का बेटा हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, एक बेटा समस्या इधर हो रही थी 2-1 दिन से। चूंकि ये क्लास बेटा लाइव है, बार बार हम बता रहे हैं, तो कभी कभी नेटवर्क वगैरह का इश्यू होता है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी प्रभावित होती है बेटा। तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते बेटा, क्योंकि अगर ये यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया जाता तो क्वालिटी बेहतर मिलती, लेकिन चूंकि ये सीधे हम लाइव क्लास आप तक पहुंचा रहे हैं तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा बेटा। पिछले लेक्चर में जो बात किया था बेटा, थोड़ा सा आपको याद दिला दें। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ टर्म पे बात किया था, तो थोड़ा याद करिए। और वीडियो सब उपलब्ध है बेटा यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो किन किन टर्म पे चर्चा हुई थी बेटा उस पर नजर रखिए। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये टर्म्स आते जरूर हैं बेटा किसी न किसी रूप में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा एल्बिडो के बारे में, हम लोगों ने अध्ययन किया नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है, नकारात्मक ताप ह्रास दर क्या होता है। इसके अलावा हमने हीट आइलैंड पे आपसे चर्चा किया, थर्मल एनोमली पे हमने बात किया, तो रेडिएशन विंडो पे चर्चा हुई और हीट बजट पे हम लोगों ने बात किया। तो इंसोलेशन यानी सूर्य ताप का वितरण हम लोगों ने पढ़ा और कुछ शब्दावलियों पे चर्चा किया। इसी सीक्वेंस में आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा से ज्यादा मित्र जुड़े भाई, शेयर करिए, ढेर सारे मित्र जुड़ जाएं। ठंड में घर पे रह के पढ़ाई का आनंद लीजिए। आज बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण और भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम लोगों को चर्चा करनी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और प्रश्न की डेप्थ और प्रश्न की गहराई भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा। हाँ, एक बात बेटा, जैसा मैंने आपसे बताया था कि हर टॉपिक की शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से करता हूँ बेटा, जीरो से आपसे बात करता हूँ, यहाँ भी करूंगा। हो सकता है कुछ चीजें आपको पहले से आती हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो मित्र पहली पहली बार इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं वो समझ भी पाएंगे भली प्रकार से। तो शुरुआत हम वेरी बेसिक से करेंगे बेटा, और फिर हम चलेंगे, हर ऊंचाई तक बात करेंगे आपसे। बहरहाल एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हो बेटा जिसको हम लोग कहते हैं वायुदाब व पवन, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। तो बड़ा जरूरी है बेटा इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि लगभग पूरा भूगोल हम लोग इसके माध्यम से समझ पाते हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी समझ में आती है, किसी स्थान का फ्लोरा एंड फ्यूना भी समझ में आता है। तो सब कुछ समझते हैं बेटा। शुरुआत करते हैं, बहुत बेसिक चीज से बात करते हैं कि वायुदाब क्या होता है। और ढेर सारे बच्चे जो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते कि सर ये वायुदाब क्या होता है। तो वायुदाब का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है बेटा, बहुत सिंपल, कि जो हमारा वायुमंडल है वो जिस भी ऊंचाई तक है, लेकिन ये तो तय है बेटा कि हमारा एक वायुमंडल है, इसमें भी हमने आपसे बात किया था कि लगभग 12-14 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो वायुमंडल है, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, ये बड़ा डेंस है, बड़ा सघन है। तो जाहिर सी बात है कि वायु अगर ऊपर है, बहुत हल्की गैसें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि ये की मात्रा बहुत अधिक है बेटा, तो ये धरती पर दबाव बनाती है।
प्रेशर बनाती हैं। तो हमारे वायुमंडल की विद्यमान गैसें जो धरातल पे दबाव बनाती हैं उसे ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है। कोई बहुत क्लिष्ट फेनोमेना नहीं, बहुत सिंपल फेनोमेना है कि हमारे धरती के ऊपर की जो वायु है गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से बंधी हुई है, भार भले ही कम है लेकिन कुछ तो उसका दाब होगा, तो धरती पे एक प्रेशर क्रिएट करती है, उन्हीं को हम लोग वायुदाब कहते हैं। बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि इसको नापने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं बेटा, एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, और जिस यंत्र को हम लोग कहते हैं बेटा बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग वायुदाब को नापते हैं, और बैरोमीटर में जो रीडिंग होती है उस रीडिंग को हम लोग मिली बार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिली बार। तो अब एक बात तो तय हो गई कि जो वायुदाब है उसको नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन बैरोमीटर में रीडिंग जब भी बताई जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिली बार। तो संख्या सुन के ये समझ में तो आ ही जाता है कि भाई ये संख्या ज्यादा है या कम। जैसे हम आपसे कहें 1000 मिली बार या 500 मिली बार, ये तो दिमाग में आ ही रहा है कि 1000 ज्यादा है, 500 कम है। लेकिन ये क्या क्लियर हो रहा है कि ये वायुदाब लगभग कितना है? एक फीलिंग हो रही है, एहसास हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मिली बार का अर्थ नहीं स्पष्ट है। तो मिली बार का अर्थ बेटा हम स्पष्ट कर रहे हैं कि 1 मिली बार का मतलब क्या है। अगर ये कहा जाए कि धरातल के किसी स्थान पे 1 मिली बार का वायुदाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी मीनिंग क्या होती है? और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि धरातल पर सबसे अधिक जो वायुदाब होता है या प्रेशर जो होता है वो सागर के तल पे होता है, सी सरफेस पे होता है बेटा। ये हमेशा नोटिस रखिएगा। क्यों? क्योंकि सी सरफेस ही धरती के सबसे ढाल वाले इलाके हैं जहां पानी भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप जितने नीचे की ओर जाएंगे तो आपके ऊपर वायुमंडल ज्यादा होगा, तो वायुदाब भी ज्यादा लगेगा। आप पढ़ते हैं कि पहाड़ों पे वायुदाब कम होता है, तो काहे कम होता है सब पे चर्चा होगी। लेकिन एक बात कि 1 मिली बार का अभिप्राय होता क्या है, तो थोड़ा सा देख लें। 1 मिली बार, ये मिली बार की रीडिंग कहाँ होती है बेटा? बैरोमीटर पे होती है। तो उसी में हम लोग पढ़ते हैं कि इतना वायुदाब है। तो अगर 1 मिली बार का अर्थ हम समझ पाए तो 1000 का भी समझ लेंगे, 5000 का भी समझ लेंगे, कुछ भी समझ लेंगे। 1 मिली बार का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है बेटा कि धरातल का अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का इलाका आपने ले लिया, 1 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब कि 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बन जाए, लंबाई चौड़ाई सब इसकी 1 सेंटीमीटर हो। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पे अगर वायु 1 ग्राम का दाब लगा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? 1 मिली बार। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। धरातल के 1 वर्ग सेंटीमीटर के एरिया पर यदि पवन वायु 1 ग्राम का वजन लगा रही हो, प्रेशर बना रही हो, तो उसको हम लोग ज्योग्राफी में क्या कहेंगे? 1 मिली बार। अब हम आपसे कहें कि 5 मिली बार का मतलब बताइए, तो ध्यान रखिएगा एरिया वही रहेगा बेटा। वही मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर का ही एरिया होगा, लेकिन उस पर वजन कितना लग रहा है? 5 ग्राम का। वहां पे वायुदाब क्या कहलाएगा? 5 मिली बार। क्लियर हो रहा है बेटा? अगर 1 ही वर्ग सेंटीमीटर पे 1000 ग्राम का भार यानी 1 किलो का वजन अगर लग रहा हो और ठीक ठाक वजन है बेटा, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1000 मिली बार। तो ध्यान रखिएगा कि सागर के तल पे जो वायुदाब होता है वो लगभग 1013 मिली बार का होता है। 1013 मिली बार का वायुदाब होता है सागर के तल पे। यानी मोटा मोटा आप समझ सकते हो बेटा कि सागर के तल पे जो वायु है हमारे ऊपर, वो जो दबाव बनाती है वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे लगभग 1 किलोग्राम का दबाव बनाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वायुदाब सागर के तल पे सबसे उच्च होता है, सबसे हाई होता है। तो हाई प्रेशर धरातल पे कहाँ अनुभूत की जाती है बेटा? सागर के तल पे। पहाड़ों की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो वायुदाब क्या होने लगता है? घटने लगता है। चलिए थोड़ा 2 जनरल साइंस का क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने मुख्य धारा पे लौटते हैं। कभी आपने सुना होगा कि एरोप्लेन में जब हम लोग यात्रा करते हैं तो पेन वगैरह पॉकेट से निकाल लेने के लिए कह दिया जाता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे आप तो पेन की सारी इंक बाहर निकल आएगी और आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? पेन के अंदर जो इंक होती है वो यहाँ पे आपने इस वायु दाब पे भरी गई, तो उसके अंदर एयर प्रेशर अलग है। जब उसी पेन को लेके आप एरोप्लेन में जाते हैं तो अंदर वायु दाब ज्यादा हो जाता है, बाहर चारों तरफ वायु दाब कम हो जाता है। तो अधिक वायु दाब से जो प्रेशर है वो लो की तरफ निकलता है और उससे इंक बाहर निकल आती है। आपने पढ़ा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं वो जब पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं तो उनकी नाक से ब्लड वगैरह आने लगता है। वो भी सारा कुछ बेटा इसी वायु दाब पे निर्भर। एक बात दिमाग में रखना कि सबसे हाई प्रेशर होता है सागर के तल पे, और जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे वायु दाब घटेगा। इसकी हम चर्चा करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? और नापते किस में है? मिलीबार में नापते हैं। 1 मिलीबार का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि 1 ग्राम का भार यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे लग रहा हो तो उसे हम लोग उस रीडिंग में पढ़ते हैं 1 मिलीबार। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हमने बोला 5 मिलीबार तो बताते हैं 5 ग्राम का भार 5 वर्ग सेंटीमीटर पे। नहीं नहीं नहीं, एक ही वर्ग सेंटीमीटर पर अगर 5 ग्राम का भार लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 5 मिलीबार। और सागर के तल पे भी मैंने बताया कि 1013 मिलीबार का वायु दाब होता है। इसका मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि सागर की 1 वर्ग सेंटीमीटर के एरिया पर जो वायु दाब है वो 1 kg के आसपास है, 1 किलो का। तो सागर के तल पे प्रेशर बटा ठीक ठाक क्रिएट होता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब थोड़ा ये बताया, बहुत जनरल सी चीज है बेटा, कि क्या पूरी धरती पर हर जगह वायु दाब एक बराबर होगा? होना चाहिए। जो मन कह रहा है उसकी बात पहले कर लेते हैं। एक शर्त पे बेटा होता है एक बराबर, यानी धरातल अगर स्मूथ होता, एकदम स्फेरिकल होता, तो शायद हर जगह एक बराबर वायु दाब शायद होता, क्योंकि और भी फैक्टर हैं जो वायु दाब को प्रभावित करते हैं। लेकिन हर फैक्टर को दरकिनार कर दो और खाली एक चीज पे महसूस करो कि अगर सरफेस स्मूथ होता, एकदम बॉल जैसी, गेंद जैसी होती, तो संभवतः इस पे विचार किया जा सकता था कि हर जगह वायु दाब एक बराबर होगा। तो पहला फैक्टर ये कि जो हमारा सरफेस है बेटा वो स्मूथ नहीं है। कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं खाइयां हैं, कहीं सागर है। तो जाहिर सी बात है कि हर जगह वायु की ऊंचाई डिफरेंट डिफरेंट है, तो वायु दाब भी अलग अलग होगा। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, उसको भी जरा समझिए। ताप बहुत बड़ा फैक्टर है, और आप अभी सूर्य ताप का वितरण ही पढ़े, इसलिए हमने पहले उस पर चर्चा किया कि पूरी धरती पर हर जगह ताप एक बराबर होता नहीं। तो थोड़ा उसको देखिए, बड़ा मजेदार टॉपिक है बेटा, बड़े अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जैसे आपने जो पढ़ा अभी सूर्य ताप का वितरण, उसमें मोटा मोटा कुछ चीजों पर जरा नजर रखो बेटा। जैसे ये पृथ्वी है और ये आपका इक्वेटर है, तो आपने पढ़ा है कि सबसे हाई टेम्परेचर यानी सबसे अधिक ताप विषुवत रेखा के आसपास होता है पूरे वर्ष भर, थ्रू आउट ईयर। और इसीलिए इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं बेटा, विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं, इक्वेटोरियल जोन कहते हैं। और आपने देखा है कि ये नॉर्थ पोल है, बोले बेटा, एंड दिस इज साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहां भी आपने पढ़ा है कि यहाँ पे वर्ष भर तापमान कम रहता है। बाकी बीच में क्या होता है हम अभी चर्चा करते हैं, लेकिन एक बात जरा समझिए, अगर सारी चीजें धरातल स्मूथ हो, धरातल के ऊपर पवन एक वायु एक समान ऊंचाई तक हो, तो भी एक फैक्टर इसमें खेल बिगाड़ता है, वो ताप। जब तापमान अधिक होगा तो पवन भी वायु भी ज्यादा गर्म होगी, बोले। और वायु ज्यादा गर्म होगी तो आपने बिल्कुल पढ़ा है कि जब हवाएं गर्म होती हैं तो अपना आयतन, अपना वॉल्यूम बढ़ाती हैं, और वॉल्यूम बढ़ाती हैं तो हल्की हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं तो ऊपर उठने लगेंगे। तो वायु दाब वायु का दाब है ना बेटा, तो वायु अगर ऊपर जाने लगेगी किसी भी कारण से तो जाहिर सी बात है वायु दाब घट जाएगा। और किसी कारण से वायु नीचे आने लगे, वो कारण बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। आर्टिफिशियल हो सकता है,
नेचुरल हो सकता है। किसी भी कारण से वायु अगर ऊपर की ओर गई तो वायुदाब घटेगा, और किसी भी कारण से वायु अगर नीचे की ओर आएगी तो वायुदाब बढ़ेगा। एक मोटा मोटा बेटा दिमाग में तो आ ही रहा है कि इस इलाके में अगर वर्ष भर गर्मी रहती है तो यहाँ पे वायु गर्म होकर ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर की ओर जाएगी तो डेफिनेटली विषुवत रेखा के आसपास हमेशा लो प्रेशर बेल्ट होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, यानी इस इलाके में वायुदाब हमेशा कम रहेगा। और एक बात की ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर ठंड रहती, अगर ठंड रहती है तो जाहिर सी बात है कि हवाएं ठंडी होंगी, हवाएं भारी होंगी, ज्यादा डेंस होंगी और धरती की ओर उतरेंगी, तो वायुदाब क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। एक बात तो तय हो गई कि पोल्स पे वर्ष भर थ्रू आउट ईयर हाई प्रेशर बेल्ट रहता है, अगर धरती की बनावट को किनारे कर दो तो एक बात तो समझ में आ रही है बेटा कि पूरी धरती पर वायुदाब एक बराबर नहीं होता, और वायुदाब डिफरेंट जो रीजन्स हैं, ढेर सारे जो कारण हैं, वो पूरे वायुदाब को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो जो वायुदाब का वितरण है बेटा, उसको दो तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहला कि हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, यानी हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलें धरती पर ही, तो ये जरा देखें कि क्या वायुदाब पे क्या असर पड़ता होगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो एक बात तो समझ में आ गई कि यहां लो प्रेशर बेल्ट और यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट, क्या ये लो से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हाई होता है, या बीच में कुछ गड़बड़ियां होती हैं? कुछ गड़बड़ियां जरूर होती होंगी बेटा, उस पर हम चर्चा भी आपसे करते हैं। लेकिन एक बात निर्विवादित सत्य है कि विषुवत रेखा के आसपास, इक्वेटोर के आसपास हमेशा लो प्रेशर बेल्ट रहता है, और ध्रुवों के आसपास हमेशा हाई प्रेशर रहता है। यानी मोटे मोटे रूप में कह सकते हैं कि सूर्यताप वायुदाब को प्रभावित करता है। क्लियर हुआ बेटा? यानी जिन इलाकों में सूर्यताप अधिक होगा, मोटा मोटा जब कोरिलेशन करो, जिन इलाकों में धरती के सूर्य की गर्मी ज्यादा आती होगी या सूर्यताप अधिक होगा, वहां पे वायुदाब कम होगा। जिन इलाकों में सूर्यताप की प्राप्ति कम होती होगी, यानी वहां ठंड पड़ती होगी, वहां वायुदाब अधिक होगा। ये दिमाग में रखिए। यानी सूर्यताप वायुदाब को प्रभावित करता है। कैसे करता है वो रिश्ता भी जान लें। सूर्यताप अधिक तो वायुदाब, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है बेटा सूर्यताप और वायुदाब के बीच में। ये क्लियर हुआ? अगर हम धरती के ऊपर की ओर बढ़े तो अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक जो वायुदाब होता है सागर के तल पे होता है, लेकिन अगर हम ऊपर की ओर बढ़े तो क्या वायुदाब घटता है? तो दिमाग तो कह रहा है कि हाँ भाई, आप ऊपर गए तो आपके ऊपर तो कम हवा बची ना बेटा, वायु बची, तो कम दबाव बनाएगी तो डेफिनेटली वायुदाब कम होगा। अरे भाई, जितना ऊपर वायु हमारे ज्यादा होगी, वायुदाब उतना ज्यादा बनाएगी। क्या इसका कोई स्पष्ट डेटा है? तो जवाब है जी। लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर अप्रॉक्स, यानी धरातल से जैसे जैसे आप 10 मीटर की ऊंचाई पे बढ़ोगे, हर 10 मीटर पे बेटा 1 मिलीबार की दर से वायुदाब घटता है। जैसे आपने ताप में पढ़ा था ना कि क्षोभ मंडल में ताप ह्रास दर पाया जाता है प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की दर से, वैसे ही यहां वायुदाब में भी कमी देखी जाती है। यानी यहां भी लैप्स रेट देखा जाता है, और इसका लैप्स रेट है लगभग प्रति 10 मीटर पे 1 मिलीबार के हिसाब से। तो आप अंदाजा लगाइए कि पहाड़ों पे ऊंचाइयां कितनी हैं, तो वहां पर डेफिनेटली वायुदाब कम होगा। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखते हैं तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे ऊंचाई प्रभावी रहती है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे वायुदाब। लेकिन अगर हम क्षैतिज बढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा कि धरती का जो क्षैतिज वितरण होता है उसको खाली सूर्यताप प्रभावित नहीं करता, उसको अन्य कारण भी प्रभावित करते हैं। उसकी चर्चा हम अभी करेंगे बेटा, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लीजिए कि ठीक है, धरती के हर स्थान पे एक बराबर वायुदाब नहीं होगा, ढेर सारे वेरिएबल्स हैं, ढेर सारे उसके कारक हैं, फैक्टर्स हैं। तो अगर वायुदाब की असमानता होगी तो क्या होगा? तो एक चीज होगा,
फिर क्षैतिज प्रवाह होगा, हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा वायु का, जिसे हम लोग कहते हैं पवन। तो क्लियर हो रहा है बेटा? धरती पे कहीं भी कभी भी पवन, विंड जिसको आप कहते हैं, विंड किसे कहते हैं बेटा? वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं, वर्टिकल नहीं, क्षैतिज। तो ये क्यों चलती है धरती पे, पवन क्यों चलते हैं बेटा, उसको थोड़ा समझना है। धरती पे पवन सिर्फ इसलिए चलते हैं कि धरती पे हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं होता, तो वायुदाब को सिमेट्रिक करने का प्रयास होता है। वो कैसे होता है? जहां वायुदाब अधिक होगा वहां वायु नीचे की ओर आ रही है, तो नीचे का मतलब जमीन के अंदर तो ड्रिल करके जाएगी नहीं, तो अगर वो नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? उन इलाकों की ओर जाएगी जहां वायुदाब कम होगा, यानी हवाएं जहां ऊपर की ओर जा रही होंगी। बस यही खेल चलता रहता है। तो ध्यान से सुनिए, अभी वायुदाब की पट्टियां क्या क्या है, प्रेशर बेल्ट क्या क्या है बेटा, हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेन मुद्दा यह है हम लोगों का कि धरातल पे पवन क्यों चलते हैं। बस एक कारण है बेटा, दूसरा कारण है ही नहीं है पूरी ज्योग्राफी में। वो कारण ये है कि जहां दो स्थानों के बीच में सॉरी बेटा, जहां दो स्थानों के बीच में वायुदाब का अंतर आएगा वहां पे पवन चलना शुरू होंगे। क्लियर? पवन क्यों चलेंगे? वायुदाब के अंतर के कारण। अब किधर से किधर चलेंगे? उच्च वायुदाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे। जहां वायुदाब कम होगा उस ओर जाएंगे। किस ओर से? जहां वायुदाब अधिक होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब पवन की गति, अरे भाई पवन की गति तो ऐसी होती है ना बेटा कि हम लोग कभी बाहर देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं कि उनकी पत्तियां हिल रहे हैं कि नहीं, तो अंदाजा लगाते हैं हाँ हाँ पवन चल रही है, नहीं चल रही है। यानी इतनी मंद गति होती है कि समझ में भी नहीं आता, और कभी कभी गति इतनी होती है कि ठीक से समझ में आता है, बढ़िया से समझ में आता है। और कहते हैं ना कि नेचर की विनाशक शक्तियों में से एक शक्ति है पवन बेटा। अरे तो ऊपर वाले को ढेर सारा धन्यवाद, थैंक्स बेटा, कि धरती के जिस इलाके में हमें रहने की जगह मिली है ना, वहां इनका तांडव नहीं होता। नहीं तो दुनिया के कुछ इलाके के लोगों से पूछ के देखिए पवन का मतलब क्या है, वो ढंग से समझते हैं। किसी अमेरिकन से पूछिए, हरिकेन का नाम सुने हैं, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। 300 साढ़े 300 किलोमीटर की स्पीड से पवन चला करते हैं। और मनुष्यों को तो छोड़ दो बेटा, मोटर गाड़ियां हवा में होती हैं। रिटन एविडेंस है, एक हरिकेन ने चलती हुई ट्रेन को उठा लिया, इसके रिटन साक्ष्य उपलब्ध है। तो बस आप अंदाजा लगा लो बेटा कि कितनी विनाशक शक्ति है। तो प्रश्न यह है बेटा कि ठीक है पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसकी गति को कौन निर्धारित करता है? आखिर क्यों ये कभी धीमे धीमे चलती है और कभी तेज तेज चलती है? बस एक कारण बेटा इनको निर्धारित करता है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी में एक नाम देते हैं बेटा, भूगोल में उसको एक नाम देते हैं। पवन की गति को निर्धारित करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है बेटा, और वो फैक्टर है बेटा, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं दाब प्रवणता, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब एक नई समस्या पैदा हुई कि दाब प्रवणता क्या होता है। फिर एक टर्म आ गया, पवन के वेग। पहले दिमाग में रखो कि पवन के वेग को कौन निर्धारित करता है? तो पवन के वेग को सिर्फ निर्धारित करता है दाब प्रवणता। अब ये परेशानी जरूर हो सकती है कि सर ये दाब प्रवणता क्या होता है, तो समझ लो वो ठेठ भाषा में दो स्थानों के बीच वायुदाब का अंतर है। जैसे देख ले, अगर कहीं पे वायुदाब 50 मिलीबार है और कहीं पे वायुदाब 60 मिलीबार है, एक बात तो तय है कि इसमें वायुदाब का अंतर है। कितने मिलीबार का डिफरेंस है? 10 मिलीबार का डिफरेंस है। यानी जहां हाई प्रेशर है वहां से जहां लो प्रेशर है उसके बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा? 10 मिलीबार का। एक बात तो तय हो गई कि पवन चलेगी। किधर से किधर चलेगी बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चलेगी। डिफरेंस कितना है? 10 मिलीबार।
तो अंतर जो होता है बेटा, वायु दाब का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को कहा जाता है दाब प्रवणता। वो खाली डिफरेंस बताता है, ये नहीं बताता कि कहां किधर ज्यादा है किधर कम है। बस ये खाली बताता है कि दो स्थानों के बीच में वायु दाब का अंतर है। तो ज्योग्राफी में इसको अंतर ना कह के ज्योग्राफी में उसे दाब प्रवणता कहा जाता है। क्लियर है? अब ध्यान रखना, दाब प्रवणता अगर ज्यादा हुआ, यानी अंतर अगर ज्यादा हुआ, तो यही पवन के वेग को निर्धारित कर देते हैं। कैसे? जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे अंतर कितना है, 10 मिलीबार का। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 10 मिलीबार का ही अंतर हो। जैसे कहीं पे 50 मिलीबार का वायु दाब हो और कहीं पे 200 मिलीबार का वायु दाब हो, तो अब फिर यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर और यहाँ पे फिर बन गया लो प्रेशर। पवन तो अपने सामान्य नियम का पालन करेंगे बेटा, कि किधर से किधर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। लेकिन अब किस स्पीड से चलेंगी, ये निर्धारित करेगा कि वायु दाब का अंतर कितना है। तो वायु दाब का अंतर कितना है बेटा, 150 मिली बार। अब आप खुद ही देखो, यहाँ पे अंतर 150 मिली बार का है और यहाँ पे अंतर 10 मिली बार का है। पवन हाई से लो की ओर तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन कहां तेज गति से चलेंगे, वहां जहां इनके वायु दाब का अंतर अधिक होगा। तो जितना ही अंतर अधिक होगा बेटा वायु दाब का, पवन का वेग उतना ही तेज होगा। हाँ, चलेंगे किधर से किधर, ये निर्धारित करेगा कौन बेटा, वायु दाब का अंतर। तो ये ध्यान से सुनना बेटा, इस पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर इसका एक भी एक्सेप्शन नहीं है, एक भी अपवाद नहीं है। पवन हमेशा सदैव इस पूरी धरती पर कभी भी कहीं भी चलेगी स्वतः। अब फैन चला के आप पवन चला दें वो अलग चीज है, लेकिन स्वतः जो पवन का प्रवाह होगा वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। क्लियर हुआ बेटा? पवन का वेग कौन निर्धारित करेगा, उन दो स्थानों के बीच में अंतर कितना है। तो ज्योग्राफी में उस अंतर को हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि दाब प्रवणता जब कभी कम रहती है तो पवन का वेग कम रहता है, दाब प्रवणता बहुत ज्यादा हो जाती है तो पवन का वेग ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? अब एक बात और देख लें, यानी पवन के वेग को कौन निर्धारित, बेसिक चीजों को क्लियर कर लीजिए बेटा। हम आपको सारी वायु दाब की पट्टियां बताएंगे, धरती पे कितने पवन चलते हैं हम सब पे चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। वक्त लगेगा बेटा, टाइम लगेगा। और मैंने बार बार कहा था ना कि मैराथन क्लास और फलाना क्लास और ढिमाका क्लास का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी विद्वता झाड़ देंगे आपके साथ, आपको भी तो कुछ हासिल होना चाहिए ना बेटा। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़िए, हम आपको सब कुछ बताएंगे बेटा, धैर्य तो रखिए। और बड़ी मजेदार बात है कि सब कुछ तो निःशुल्क दे रहे हैं ना बेटा आपको, ये क्लासेस आपको हम निःशुल्क दे रहे हैं, इसका आनंद लीजिए और उपयोग करिए। और जून जुलाई में होने वाली पीसीसी परीक्षा में हैसियत बता दें हम लोग परीक्षा, और ऐसा कर सकते हैं बेटा आप। हाँ, एक हमारे मित्र ने हमसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सर खाली भूगोल पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के हो जाएगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं होगा, आपको सारे सेगमेंट पढ़ने होंगे। लेकिन ये कि सारी चीजें एक साथ पढ़ा दी जाए आपको, तो ऐसा किया जा सकता है। हमारे ढेर सारे एक्सपर्ट हैं, तो एक साथ आपसे बात आप संभाल नहीं पाओगे बेटा। वो धार्मिक अवधारणा पढ़ा है ना कि ब्रह्मा जी ने कहा गंगा तो हम छोड़ ही देंगे, संभालने वाला होना चाहिए। तो गंगा तो हम छोड़ देंगे बेटा, बिल्कुल शंकर बनना पड़ेगा, है ना। गंगा को संभालने की हैसियत बनानी पड़ेगी बेटा, तभी ज्ञान संभलेगा। और एक बात कि जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है बेटा, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संजो के रखना। देखो वो एक बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि हम लोग साल भर पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, पढ़ ही रहे हैं ढेर सारे हमारे मित्र। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2 घंटे में होगा। ये जिंदगी भर की पढ़ाई का अगर एग्जीक्यूशन, प्रदर्शन उस 2 घंटे में नहीं हो पाया बेटा, तो सारी पढ़ाई कूड़ेदान में गई। तो आप जो साल भर 6 महीना पढ़ते हो बेटा, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो बहुत आवश्यक है, लेकिन उसको संजो के भी तो रखना है ना बेटा। संभाल के नहीं रख पाए और 2 घंटे में अगर उसका प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो फिर इस पढ़ाई का मतलब ही क्या बनेगा, ढाक के 3 पाक।
बॉक्सिंग का इवेंट देखा है? 3 मिनट की बाउट होती है। तो चलो हम लोग भी बॉक्सिंग रिंग में उतर चले। मुझे लगता है कि एक ही पंच में नॉकआउट हो जाएंगे। देखो, वो 3 मिनट का भले ही बाउट होता है, लेकिन उसके लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। तो यहाँ तो 3 मिनट नहीं है बेटा, 120 मिनट का बाउट होना है। तो मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब सड़क पे दौड़ना नहीं है, घर में आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से अध्ययन करना है। सारी चीजों को आपके दिमाग में रखना है, आपकी कॉपी में नहीं है, दिमाग में आना चाहिए। और सारी चीजों को जब आप संभाल के रख पाएंगे तो डेफिनेटली आपकी परीक्षा बेहतर होगी। और प्रयास ये होना चाहिए बेटा कि हमने साल भर में जो कुछ पढ़ा है उसका कम से कम 80-90% एग्जीक्यूशन तो कर दें परीक्षा में। हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं क्लास में, लेकिन सिर्फ उसी दिन से मतलब नहीं ना होगा बेटा। आपने जो कुछ पढ़ा है सबका प्रदर्शन हो जाना चाहिए, तब आप विजेता बनेंगे। इसीलिए ढेर सारे बच्चों की परेशानी है कि बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे परीक्षार्थी नहीं है। जानते हो क्यों? पढ़ते हैं बड़े अच्छे से, आज वाला बड़ा अच्छा है, कल वाला डिलीट हो गया। तो ब्लैक बॉक्स थोड़ी बनना है बेटा, ये करंट डेटा रखना है और पीछे वाला डिलीट करना है। नहीं नहीं, सारा डेटा आपको रखना है। यही लड़ाई है बेटा। और जो बच्चा इस लड़ाई को जीतता है वो विजेता बनता है कंपटीशन में। तो ध्यान रखना, हम सब पढ़ाएंगे बेटा, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। अभी तो मैं लगातार आपको ज्योग्राफी की क्लासेस दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एक आध घंटे के आसपास आपसे बात करूं। लेकिन देख रहे हो आपकी लगभग 18-20 लेक्चर हो ही गए, और अभी हम लोग ब्रह्मांड से निकल के धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए वायुमंडल में। सब पढ़ा डालेंगे बेटा, थोड़ा धैर्य तो रखिए, 15-20 दिन का समय दीजिए। इसी प्लेटफॉर्म पे मैं निःशुल्क प्रतिदिन क्लास ले रहा हूं बेटा, आपको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। बस आप धैर्य बनाए रखिए, ढेर सारे मित्रों को इसकी सूचना दीजिए, सारे मित्र इसका लाभ उठाएं। एक क्लियर हो गया बेटा? रिस्पॉन्ड करिए जो लोग हमारे साथ हैं क्लास में भी और जो ऑनलाइन है। धरातल पे पवन क्यों चलते हैं बेटा? वायुदाब के अंतर के कारण। ये तय हो गया। किधर से किधर चलते हैं बेटा? उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं। क्लियर हुआ? अब एक मुद्दा और फंस गया कि इनकी स्पीड का क्या होगा सर। तो वो मैंने बताया कि दो स्थानों के बीच में वायुदाब का अंतर जितना अधिक होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। थोड़ा एक बात को और समझिए बेटा, यानी वायुदाब का अंतर जितना अधिक होगा, पवन का वेग उतना अधिक होगा। लेकिन ये भी ज्योग्राफी बड़ा मायने रखता है कि वायुदाब का अंतर कितनी दूरी पर है। जैसे एक उदाहरण से समझो, पानी हमेशा ऊंचाई से ढाल की ओर बहता है, ये मालूम है आपको, सबको मालूम है। जल का स्वाभाविक गुण है कि वो हमेशा ऊंचाई से ढाल की ओर बहता है। लेकिन मुझे लगता है ये भी आपको पता होगा कि जल का प्रवाह इस बात पर निर्भर करता है कि ढाल कितना अधिक है। ढाल जितना अधिक होगा, जल का प्रवाह उतना ही तेज होगा, ये मालूम है। लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि दो स्थानों की जो ऊंचाइयों का अंतर है, वो अंतर कहाँ है। जरा इसको समझने की कोशिश करिए बेटा। जैसे मान लो, इसको समझिए बेटा, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ भ्रम नहीं है। जैसे मान लो ये दो स्थान है ए और बी, यहां ऊंचाई 50 मीटर है, बोले बेटा, और यहां ऊंचाई 10 मीटर है। तो स्लोप ये बना, और मान लें कि इनके बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर है। तो पानी अब यहां से बहेगा किधर? ढाल की ओर। एलिवेशन ये बना। जरा कल्पना करें कि ये जो दूरी 50 मीटर की है, इस दूरी को थोड़ा कम कर दिया जाए, ऊंचाई उतनी रहने दिया जाए, ये बीच का डिस्टेंस कम कर दिया जाए। तो मान लीजिए यहीं पे अगर ये ऊंचाई हो गई आपकी 50 मीटर, अब तो एलिवेशन ये बना। तो एक चीज दिमाग में आ रहा है बेटा, ऊंचाइयों का अंतर तो वही है जो पहले था, लेकिन दूरी घट गई तो वेग बढ़ गया।
यानी एलिवेशन अधिक मिल जाएगा और पानी का प्रवाह बढ़े। बस बस यही हालत है बेटा दाब के साथ। दो स्थानों के बीच में दाब का अंतर होगा तो पवन चलेंगे किधर से किधर बेटा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगे। लेकिन यह भी बड़ा मायने रखता है कि वायु दाब की जो पट्टियां बनी है या वायु दाब का जो अंतर है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर पास पास वायु दाब की पट्टियां बनी और उनके बीच में वायु दाब का अंतर भी अधिक है तो भयानक स्पीड से पवन चलेंगे। मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं बेटा। यानी वायु दाब का अंतर एक प्राइम फैक्टर तो है ही है, ऊंचाइयों का अंतर एक प्राइम फैक्टर है ही है पानी को बहने के लिए, लेकिन उससे भी कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर ये पास पास बनने लगे और अंतर भी अधिक होने लगा तो भीषण स्पीड होगी। अगर ये दूर बने, अंतर उतना ही होगा तो पवन की स्पीड उतनी नहीं होगी, पानी का प्रवाह भी उतना नहीं होगा। जब कभी कंफ्यूजन हो तो पानी को दिमाग में रखना, हर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? पानी किधर से किधर बहता है, ऊंचाई से ढाल की ओर, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर। पवन किधर से किधर चलते हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। पानी का प्रवाह किस पे निर्भर करता है, ऊंचाई कितनी अधिक है कितनी कम है। पवन का प्रवाह भी इसी पे निर्भर करता है कि वायुदाब कितना कम है कितना अधिक है। क्लियर है? अब एक तीसरा फैक्टर बीच में पैदा हो गया कि उन दोनों बीच की दूरी कितनी है। अगर दूरी ज्यादा होगी और डिफरेंस अगर उतना ही होगा तो भी जल का प्रवाह कम होगा, और ऊंचाई उतनी ही हो लेकिन दूरी बीच की, मान लो ये 20 मीटर की दूरी है, तो आप देख रहे हो अंतर तो वही है बेटा। 10 और 50 के बीच में जो अंतर है वो 40 मीटर का अंतर है, वो यहां भी है और वो यहां भी है। तो अंतर तो बराबर है बेटा, लेकिन फर्क पड़ रहा है ना। बस ऐसा ही फर्क पड़ता है वायु में भी, पवन के प्रवाह में भी। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा बेटा। अब तीन फैक्टर बेटा एक साथ समझ लेते हैं। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे, अंतर जितना अधिक होगा वेग ज्यादा होगा, लेकिन यह भी देखना होगा वो कितने दूर दूर वायुदाब की पट्टियां बनी और कितनी करीब करीब बनी। अगर वायुदाब की पट्टियां करीब करीब बनी और वायुदाब का अंतर थोड़ा कम भी होगा तो भी पवन तेज चलने लगता है। क्लियर हुआ होगा बेटा? इसी कारण साइक्लोन वगैरह में, चक्रवातों में पवन का वेग बड़ा भयानक हो जाता है। 300-350 किलोमीटर सुपर साइक्लोन की दशा में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वायुदाब की पट्टियों का अंतर तो होता ही है, वो पास पास हो जाता है बेटा, और पवन घमासान मचा देते हैं, धरती पे तबाही ला देते हैं। कभी आप देखें बार बार तो तबाही वाला क्षेत्र यूएस ही बनता है ज्यादातर। तो क्यों होता है बेटा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश है। अब जरा देखें धरातल पे जो क्षैतिज माने हॉरिजेंटल वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आराम आराम से बेटा, बहुत हड़बड़ी में नहीं, आराम से समझिए, मैं सब कुछ समझा लूंगा। इस धरातल पर जो हर जगह वायुदाब की पट्टियां बनती हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो अभी आपने एक कारक देखा ही बेटा, अभी हमने चर्चा किया था, वो कारक क्या है बेटा, ताप, टेम्परेचर। ये एक बहुत बड़ा कारक है, लेकिन इकलौता कारक ये नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है बेटा वो है पृथ्वी की गयात्मक शक्ति। आधे तो हमारे मित्र हिंदी में बड़ा गड़बड़ा जाते हैं, है ना, तो इंग्लिश में सुनो। जो डायनामिक फोर्स है धरती की, यानी पृथ्वी की जो दैनिक गति है, वो एक गति जो करती है, उसके कारण भी वायुदाब उत्पन्न होते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा। आज पृथ्वी पर जो वायुदाब की पट्टियां बनती हैं, वो जो अभी मैं बोल रहा हूं, नाम बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, अभी उचित नहीं है, सही वक्त पे हम बोलेंगे बेटा। पृथ्वी पर जितनी भी वायुदाब की पट्टियां बनती हैं, अस्थाई, रेगुलर, हमेशा बनी रहती हैं, उन वायुदाब की पट्टियों को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं। पहला कारक क्या है बेटा, ताप, टेम्परेचर। यानी ताप का वितरण पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है, तो डेफिनेटली वायुदाब की पट्टियों में भी अंतर आएगा, ये फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है पृथ्वी की डायनामिक फोर्स, यानी पृथ्वी जो दैनिक गति करती है उसके कारण भी वायुदाब की पट्टियों में कुछ परिवर्तन आता है।
और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी याददाश्त पे जोर डालिए। हमने आपको जब बताया था कि पृथ्वी की दैनिक गति से क्या होता है, वो शुरुआती लेक्चर में होगा बेटा, यूट्यूब पे मौजूद होगा, जाके देखिएगा। पृथ्वी की दैनिक गति से मैंने बताया था, एक तो रात दिन होता है बेटा, जो 6 क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हो। दूसरा मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है। और तीसरा मैंने बोला था कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल पैदा होता है। अब कोरियोलिस बल का खेल यहां होगा। कोरियोलिस बल ही आपको बताएगा कि पृथ्वी पर जो वायुदाब की पट्टियां होती हैं, वो वायुदाब की पट्टियां मोटा मोटा तो 3 हम लोगों को समझ में आया था अभी ताप के आधार पे, कि विषुवत रेखा पे निम्न वायुदाब की पट्टी बनेगी और ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की पट्टी बनेगी। तो मोटा मोटा तो यही समझ में आ रहा था कि पूरी पृथ्वी पर 3 वायुदाब की पट्टियां बननी चाहिए, लेकिन पूरी पृथ्वी पर 7 अस्थायी वायुदाब की पट्टियां बनती हैं। कितनी बेटा? 7। क्लियर है? जिसमें से 3 वायुदाब की पट्टियां, 3 संख्या उनकी कितनी है बेटा? 3 अस्थायी कहां कहां बनती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, हम सब आपसे डिटेल में बात करेंगे। पहले तथ्यात्मक चीजों पर नजर रखिए। 3 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों पर नियंत्रण किसका है बेटा? ताप का। और 4 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों पर नियंत्रण है पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स का। तो कुल मिला के पृथ्वी पर कितनी बनी बेटा? 7। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर कुल 7 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का निर्माण होता है। लेकिन 7 वायुदाब की पट्टियों के निर्माण में 2 फैक्टर काम करते हैं। पहला ताप, जिससे 3 अस्थायी वायुदाब की पट्टियां बनती हैं, और दूसरा है पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स, जिसके कारण कितने बेटा? 4 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का निर्माण होता है। डायनेमिक फोर्स के कारण जो 4 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का निर्माण होता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कोरियोलिस फोर्स है। तो डायनेमिक फोर्स से क्या उत्पन्न होता है बेटा? कोरियोलिस फोर्स क्रिएट होता है। और कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि 4 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का निर्माण होता है। और फिर हम पूरी धरती पे पवन के संचार को समझने की दशा में आ जाते हैं। तो आज तो बेटा यहीं तक। कल आपको हम विस्तार से समझाएंगे कि ये 7 वायुदाब की पट्टियां कहां कहां बनती हैं, क्या क्या इनका नाम है और क्यों बनती हैं। और जैसे आप उसको प्लॉट कर लोगे, वैसे ही हम लोग पवन समझ लेंगे। तो आज हम लोगों ने जो बात किया बेटा, वो वायुदाब क्या है वो क्लियर हो गया। पवन क्यों चलते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब अस्थायी वायुदाब की पट्टी हम लोग जरा धर लेते हैं और फिर हम लोग पवन का संचार समझ लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पवन भी कई प्रकार के होते हैं बेटा, थोड़ा सा अध्ययन करिएगा, कल हम लोग विस्तार से बात करेंगे। एक को हम लोग कहते हैं अस्थायी पवन, प्लेनेटरी विंड, बोले बेटा रेगुलर विंड। एक को कहते हैं अस्थायी सामयिक पवन, और एक को कहते हैं लोकल विंड। तो बारी बारी से कल चर्चा होगी बेटा, एक एक सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन एक बात कि पवन तो बेटा गुलाम है वायुदाब की, तो पवन अस्थायी कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि वायुदाब अस्थायी होगा, और वायुदाब जैसे अस्थायी होगा पवन भी अस्थायी हो जाएगा। तो कल हम ये देखते हैं बेटा कि 7 अस्थायी वायुदाब पट्टियों का निर्माण कैसे होता है, और कल ही पवन के प्रकार वगैरह पे चर्चा करेंगे। आज बेटा यही समाप्त करेंगे, और ढेर सारा आपको धन्यवाद बेटा। नए वर्ष की फिर से आपको शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।